आप सबका मेरे चैनल किरण एजुकेशन बाई अलका किरण में स्वागत है। आज मैं जैव प्रक्रम उत्सर्जन के अंतर्गत वृक्क की आंतरिक रचना और उसकी क्रियाविधि के बारे में बताने जा रही हूँ। इसके पहले वीडियो में मैं वृक्क की उत्सर्जी अंगों के बारे में बताई थी, जैसे वृक्क, मूत्रवाहिनी, मूत्राशय और मूत्रमार्ग। ये चार मानव में उत्सर्जी अंग हैं, लेकिन इस सब में मुख्य उत्सर्जी अंग वृक्क है। अब वृक्क की बाह्य संरचना के बारे में बता चुकी हूँ। वृक्क की आंतरिक संरचना, वृक्क एक पतले संयोजी ऊतक से घिरा होता है जिसे कैप्सूल कहा जाता है। वृक्क के दो भाग होते हैं, बाहरी भाग को कॉर्टेक्स कहा जाता है और भीतरी भाग को मेडुला कहा जाता है। मेडुला में 15 से 16 पिरामिड के समान रचना होती है जिसे वृक्क शंकु कहा जाता है। वृक्क शंकु में सूक्ष्म लंबी कुंडलित नलिका होती है जिसे नेफ्रॉन कहा जाता है और नेफ्रॉन वृक्क की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई होती है। तो सबसे पहले अब हम नेफ्रॉन के बारे में जानें। नेफ्रॉन या वृक्काणु इसी का नाम है। तो नेफ्रॉन की संरचना या नेफ्रॉन की आंतरिक संरचना, तो ये है नेफ्रॉन की रचना। एक मानव में 2 किडनी होते हैं, 2 वृक्क होते हैं। एक किडनी में 10 लाख नेफ्रॉन होते हैं, तो 2 किडनी में 20 लाख, माने बहुत ज़्यादा नेफ्रॉन की संख्या होती है, जिससे उच्च दाब पर रक्त से छनने की क्रिया होती है। तो चलिए नेफ्रॉन के बारे में। नेफ्रॉन का आरंभ एक प्याले नुमा रचना से होती है जिसे बोमेन संपुट, प्याले नुमा रचना बोमेन संपुट कहलाता है। बोमेन संपुट के अंदर रक्त केशिकाओं का गुच्छ या जाल होता है जिसे ग्लोमेरुलस कहा जाता है। ग्लोमेरुलस में एक अभिवाही धमनिका जो मोटी होती है और एक अपवाही धमनिका आती है जो पतली होती है। अब ग्लोमेरुलस के बाद लंबी कुंडलित नलिका होती है जिसको निकटस्थ कुंडलित नलिका कहा जाता है, क्योंकि ये बोमेन संपुट के नज़दीक है, इसलिए इसको निकटस्थ कुंडलित नलिका कहा जाता है। और इसी तरह से एक दूरस्थ कुंडलित नलिका भी होता है। यह बोमेन कैप्सूल से दूर होने के कारण इसे नाम दिया गया दूरस्थ कुंडलित नलिका। दोनों कुंडलित नलिका के बीच यू आकार की एक चाप होती है जिसे हेनले चाप कहा जाता है। हेनले चाप का भी नीचे की ओर जाने वाला भाग अवरोही चाप कहलाता है और नीचे की ओर जाने वाला भाग अधिरोही चाप कहलाता है, जबकि ऊपर की ओर जाने वाला, एक नीचे की ओर हो गया, एक ऊपर की ओर जाने वाला चाप अवरोही चाप कहलाता है। अवरोही चाप आगे जाकर दूरस्थ कुंडलित नलिका में खुलता है और दूरस्थ कुंडलित नलिका संग्राहक नली में खुलती है और बहुत सारे संग्राहक नलिका मिलकर एक सामान्य संग्राहक नलिका में खुलती है और सामान्य संग्राहक नलिका मूत्रवाहिनी में जाकर खुलती है। तो ये हुआ नेफ्रॉन या वृक्काणु की रचना, या वृक्क नलिका भी नाम है, बहुत सारे नाम, नेफ्रॉन, वृक्काणु, वृक्क नलिका की ये रचना हुआ। अब देखें वृक्क नलिका में या नेफ्रॉन में छनने की क्रिया किस प्रकार होती है, यानी मूत्र निर्माण की क्रिया किस प्रकार होती है। तो वृक्क का क्रियाविधि, वृक्क की क्रियाविधि 3 चरणों में होती है। नंबर फर्स्ट, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन। तो सबसे पहले ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन, बोमेन संपुट में जो रक्त केशिकाओं का जाल होता है यानी ग्लोमेरुलस में रक्त के छानने की क्रिया उच्च दाब पर होती है, इसीलिए इसे कहते हैं अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। अब अल्ट्रा फिल्ट्रेशन कैसे होती है, तो अभिवाही धमनिका ये मोटी होती है और ये अपने साथ ग्लूकोज, यूरिया, लवण, जल और
प्रोटीन लाती है। तो ये मोटी नलिका है, इसके साथ ही आया। लेकिन जो अफवाही धमनिका है, निकलने वाली धमनिका है, वो पतली होती है। इस कारण ग्लोमेरुलस में केशिकाओं पर दाब पड़ता है और छनने की क्रिया उच्च दाब पर होती है। इस कारण कोशिका और प्लाज्मा प्रोटीन जो अपारगम है वो तो ऊपर रह जाता है, लेकिन यूरिया, नाइट्रोजनी अपशिष्ट यूरिया, जल और ग्लूकोज ये इससे छनकर नीचे आ जाते हैं। इस द्रव को कहा जाता है क्षनित द्रव या ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट। ये द्रव को क्षनित द्रव या ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट कहा जाता है। अब चूँकि ग्लोमेरुलस में ये क्रिया होती है, इसी कारण इसे ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट कहा जाता है। जैसे ही ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट इन नलिकाओं से होकर गुजरता है, ज़रूरी चीज़ें इन नलिकाओं द्वारा अवशोषित हो जाता है, जैसे ग्लूकोज, अतिरिक्त जल, ये इन नलिकाओं द्वारा अवशोषित हो जाता है, जबकि नाइट्रोजनी अपशिष्ट यूरिया आगे की ओर बढ़ जाते हैं। अब इन नलिकाओं, ये हो गया ट्यूबुलर पुनर्अवशोषण की क्रिया। नंबर 2 ट्यूबुलर पुनर्अवशोषण। यहाँ छन्ने की क्रिया हुई उच्च दाब पर, अल्ट्राफिल्ट्रेशन। अब नलिकाओं से होकर गुजरने पर कुछ ज़रूरी चीज़ें जो अवशोषित हो जाती है उसे कहा जाता है ट्यूबुलर पुनर्अवशोषण। अब एक और शब्द है ट्यूबुलर स्रवण। जब ये क्षनित द्रव नलिकाओं से होकर गुजरती है तो नलिकाओं में से भी कुछ हानिकारक अवशिष्ट इसमें आकर मिलते हैं या स्रावित होते हैं। तो इसमें कुछ नलिकाओं में अवशोषण की भी क्रिया होती है और उत्सर्जी पदार्थ भी नलिकाओं में छोड़े जाते हैं, यानी दूसरे का जस्ट अपोजिट ट्यूबुलर स्रवण। तो इस तरह से उत्सर्जी पदार्थ छोड़े जाते हैं। अब जो द्रव आगे बढ़ता है उसे ब्लाडर मूत्र कहा जाता है। ये मूत्र बहुत सारे संग्राहक नलिका में आकर मिलता है और सभी संग्राहक नलिका आपस में मिलकर सामान्य नलिका में खुलते हैं। तो ये हुआ नेफ्रॉन की रचना और क्रियाविधि, यानी मूत्र बनने की क्रियाविधि। अब मूत्र की बनावट क्या है? तो मूत्र की बनावट में 96% जल होता है और शेष 4% ही ठोस भाग होता है, जिसमें यूरिया और अन्य पदार्थ मिले होते हैं। तो ये हुआ मूत्र की बनावट। मूत्र में पीला रंग एक विशेष वर्णक पीला वर्ण का कारण है। पीला रंग का कारण है यूरोक्रोम। तो यूरोक्रोम के कारण मूत्र का पीला रंग होता है। अब हम चलते हैं एक नए शब्द हीमोडायलिसिस के बारे में। हीमोडायलिसिस या कृत्रिम वृक्क, इसी को हम कह सकते हैं कृत्रिम वृक्क या अपोहन की क्रिया। अपोहन BTBC के बुक में अपोहन शब्द है। कृत्रिम वृक्क या अपोहन या हीमोडायलिसिस। तो चलें ये सब शब्दों से परिचित हो। कभी कभी वृक्क तो उत्सर्जी पदार्थ को बाहर निकालने का काम करता है मूत्र के साथ। तो अब अतिरिक्त जल है वो भी अवशोषित कर लेता है, कुछ जल निकलता है। लेकिन कभी कभी क्या होती है, चोट लग जाती है, संक्रमण हो जाता है। डायबिटीज़ के पेशेंट या ब्लड प्रेशर के पेशेंट को किसी कारणवश वृक्क क्षतिग्रस्त हो जाती है और वह ठीक से काम नहीं कर पाती है। इस स्थिति में व्यक्ति में उत्सर्जी पदार्थ जमा होते जाता है और अंत में उसकी मृत्यु भी हो जाती है। इस स्थिति से बचने के लिए प्राकृतिक वृक्क के जगह पर
एक कृत्रिम वृक्क, जिस कृत्रिम वृक्क का इस्तेमाल किया जाता है, तो यही कृत्रिम वृक्क जो प्राकृतिक रूप से ना हो, कृत्रिम रूप से लगाया जाता है। कृत्रिम वृक्क एक अति विकसित मशीन है जिसके द्वारा उत्सर्जी पदार्थ नाइट्रोजनी अपशिष्ट को छानने का क्रिया किया जाता है। हीमोडायलिसिस क्या है? तो कृत्रिम रूप से रक्त के छानने की क्रिया को हीमोडायलिसिस कहा जाता है। तो देखते हैं कि डायलिसिस मशीन में, कृत्रिम वृक्क या इसी का नाम है डायलिसिस मशीन में, किस तरह से रक्त का शुद्धिकरण यानी नाइट्रोजनी अपशिष्ट से छुटकारा मिलता है। तो हीमोडायलिसिस मशीन में एक डायलाइजर होता है। रक्त के धमनियों से, शरीर की धमनियों से एक नलिका द्वारा रक्त को निकाला जाता है और उसे एक डायलाइजर मशीन में डाला जाता है। डायलाइजर मशीन में डालने से पहले रक्त को 0 डिग्री सी पर ठंडा कर दिया जाता है, लेकिन इसको जमने से रोकने के लिए, रक्त को जमने से रोकने के लिए एक प्रतिस्कंदक का उपयोग किया जाता है ताकि रक्त जमने ना पाए। अब जब इस रक्त को डायलिसिस मशीन में डाला जाता है तो मशीन में एक द्रव होता है, इसको कहते हैं डायलिसिस फ्लूइड, द्रव, डायलिसिस द्रव। इस द्रव से होकर जब रक्त को गुजारा जाता है तो नाइट्रोजनी अपशिष्ट विसरण के द्वारा डायलिसिस द्रव में विसरित हो जाते हैं और रक्त आगे निकल जाता है। इस तरह से डायलाइजर मशीन से होकर डायलिसिस द्रव में नाइट्रोजनी अपशिष्ट को अवशोषित कर लिया जाता है। उसके बाद जो द्रव रक्त होता है उसको शरीर के ताप पर लाकर धमनी से निकाला जाता है और सिरा से पुनः शरीर में प्रवेश करा दिया जाता है। इस तरह से डायलाइजर मशीन में रक्त का शुद्धिकरण किया जाता है। जब प्राकृतिक वृक्क किसी तरह से क्षतिग्रस्त हो जाते हैं, उस स्थिति में जान बचाने के लिए डायलिसिस या कृत्रिम वृक्क का उपयोग किया जाता है। तो आज हमारा जैव प्रक्रम का ये अंतिम चैप्टर उत्सर्जन था। हम लोग जैव प्रक्रम के अंतर्गत पोषण, श्वसन, परिवहन और उत्सर्जन के बारे में पढ़े। थोड़ा सा चैप्टर बड़ा था इसलिए पार्ट इसके बहुत हो गए, फिर भी सारे पार्ट्स को ध्यानपूर्वक पढ़िए, समझिए तो आसानी से समझ में आ जाएगा और इसको नोट्स बनाने में भी सहूलियत मिलेगी। तो ओके, अगले वीडियो में कुछ और बताएंगे। तब तक अगर मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक और कमेंट करें और नए हैं तो सब्सक्राइब करें। ओके।